हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर मैट्राइसेस, है ना। तो देखो मैट्राइसेस क्या होते हैं हम लोग ये समझते हैं। देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैट्राइसेस और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है। देखो अगर आपके पास में सिर्फ एक मैट्रिक्स है ना, तो उसको हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या होते हैं इसको तो हम डिटेल से ही समझेंगे। बट अगर आपके पास में सिर्फ एक मैट्रिक्स है ना, तो उसको मैट्रिक्स बोलो। और अगर आपके पास में एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है ना, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा अगर आपके पास में मैट्रिक्स हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पे, मैट्राइसेस नाम देंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास में सिर्फ एक मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स बोलो, और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं तो फिर उसे मैट्राइसेस बोलो। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर ये मैट्रिक्स क्या होती है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपके पास में एक मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास में क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास में, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं। इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास में, जैसे मान लो मैंने बोला कि राम हैज़ 5 पेन्स, राम हैज़ 5 पेन्स एंड 7 बुक्स। ठीक है। ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली कि राम कोई लड़का है जिसके पास में 5 पेन है और कितनी बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं। ठीक है। एक और बात कर रहा हूं मैं। मोहन हैज़ 3 पेन्स एंड 4 बुक्स, है ना। मोहन के पास में कितने पेन्स हैं, 4 पेन्स हैं, और सॉरी 3 पेन्स और 4 बुक्स हैं। एक और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कुछ भी ले लो आप लोग, ऋतिक ले लो। ठीक है। ऋतिक हैज़ 2 पेन्स एंड 8 बुक्स। ठीक है। तो ये मैंने आपको ना एक इन्फॉर्मेशन बताई, ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है ना, बेसिकली ये इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखी हुई है। मतलब आपको इंग्लिश में ऐसे स्टेटमेंट दे दी, है ना। ऐसे इंग्लिश में क्या दे दिया आपको, एक स्टेटमेंट दे दी। भाई इंग्लिश में बता दिया आपको कि राम के पास में 5 पेन है, 7 बुक्स हैं। मोहन के पास में 3 पेन्स हैं, 4 बुक्स हैं। ऋतिक के पास में 2 पेन्स और 8 बुक्स है। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को लिखने का तरीका एक तो ये है कि आप इंग्लिश के स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब देखो मैं इसी को लिखने का एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। ये तो एक तरीका हो गया आपके पास में, एक और तरीका बताता हूँ मैं इसी को लिखने का। उसे आप कैसे लिखोगे, देखो आपने क्या करा, हमने क्या करा कि हमने देखा पहले यार हमारे पास में नेम कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। फिर उनके पास में पेन्स कितने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर मैंने देखा कि उनके पास में बुक्स कितनी है, तो वो बुक्स मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो अब देख लो नेम कौन कौन से हैं आपके पास में, एक है आपके पास में राम, ठीक है, एक है आपके पास में मोहन, और एक है आपके पास में कौन, ऋतिक। ये आपके पास में नाम आ गए। अब देखो राम के पास में कितने पेन्स हैं, 5 पेन्स हैं और 7 बुक्स हैं, ठीक है। मोहन के पास में 3 पेन्स हैं और 4 बुक्स हैं, ये आपने लिख दिया। ऋतिक के पास में 2 पेन्स हैं और 8 बुक्स हैं, तो ये भी आपने लिख दिया। तो ये एक और तरीका हो गया इसको लिखने का। पहले आप ऐसे लिखते थे ना, राम हैज़ 5 पेन्स एंड 7 बुक्स, मोहन हैज़ 3 पेन्स एंड 4 बुक्स, ऋतिक हैज़ 2 पेन्स एंड 8 बुक्स। अब उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये वाली जो फॉर्म है ना आपके पास में, इसको हम लोग बोलेंगे टैबुलर फॉर्म, है ना। कौन सी फॉर्म में लिख दिया आप लोगों ने, इस तरीके से एक टेबल बना दी भाई ना हम लोगों ने। तो ये जो फॉर्म है आपके पास में, ये कौन सी फॉर्म बना दी मैंने यहाँ पे, टेबल फॉर्म बना दी, यानी कि टैबुलर फॉर्म बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो मेरे पास में फॉर्म बन करके तैयार आ गई है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, टैबुलर फॉर्म नाम दे देंगे, ठीक है। इसको मैंने कौन सी फॉर्म बोल दिया यहाँ पे, दिस इज़ योर टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो देखो एक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास में, कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास में। उस इन्फॉर्मेशन को पहले मैंने इंग्लिश के स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा इस तरीके से कि राम के पास 5 पेन है, 7 बुक्स हैं। मोहन के पास 3 पेन्स और 4 बुक्स हैं। ऋतिक के पास में 2 पेन्स और 8 बुक्स हैं। फिर उसी इन्फॉर्मेशन को मैंने टैबुलर फॉर्म में लिख दिया।
अब मैट्रिक्स क्या कहती है, देखो एक और फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। मैट्रिक्स में क्या बोला गया, मैट्रिक्स में बोला कि ना तो आपको ये नाम लिखने की ज़रूरत है, ना तो आपको पेन्स लिखने की ज़रूरत है, ना तो आपको बुक्स लिखने की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ आपको इन नंबर्स को लिखना है। जैसे ये नंबर्स है ना आपके पास में, क्या नंबर्स है, 5 3 2, आपने ये नंबर लिखा। दूसरा कौन सा था आपके पास में, 7 4 8, बस आप इतना लिखो, आप इतना लिखो, नंबर्स को लिखो और इनको ना इस तरीके से इन वाले ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, इन ब्रैकेट का नाम क्या होता है भाई, देखो मैंने आपको हमेशा बताया ना, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं आपके पास में, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं इस तरीके से, इनको हम लोग नाम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। और ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं ना आपके पास में, इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको पैरेंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, दीज आर योर पैरेंथेसिस। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो और पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो नंबर्स को लिख दिया मैंने, और किसके अंदर लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना। ये कौन से ब्रैकेट है आपके पास में, दीज आर योर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास में। अच्छा, आप इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने नंबर्स लिखे ना, नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, या इन्हीं नंबर्स को आप लोग इन ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। कौन कौन से नंबर्स हैं आपके पास में, 5 7 3 4 2 8, है ना। ये वाला जो सिंबल है ये आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये मॉडर्न सिंबल है और ये थोड़ा सा ओल्ड सिंबल है। वैसे तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इन वाले ब्रैकेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, दीज आर योर पैरेंथेसिस। ठीक है, तो अब देखो मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है कि अगर आप नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे ना, तो वही क्या बन जाती है, आप लोगों की मैट्रिक्स बन जाती है। तो बेसिकली मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट ही तो है। देखो आपने नंबर्स को ही तो अरेंज कर रखा है यहाँ पे, किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो अगर आप मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहते हो ना, तो आप मैट्रिक्स के बारे में क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, मैट्रिक्स क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है ऑफ नंबर्स। किसकी होती है, नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप लोगों ने क्या करा, नंबर्स लिख दिए ना, तो वो क्या बन जाएगी, आप लोगों की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास में एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये टर्म समझ में आ गई ना, मैट्रिक्स क्या होती है, तो यही मैंने आपको समझा दिया कि मैट्रिक्स आपके पास में क्या होती है। ठीक है सर, अब देखो मैट्रिक्स में ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी होता है। जैसे पहले तो आप लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर नंबर्स ही हो, है ना, ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स ही हो, ये कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। नंबर्स हो सकते हैं या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। मतलब अगर आप कुछ भी, जैसे ABCD लेटर भी डाल सकते हो। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ली ना मैंने यहाँ पे, इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने यहाँ पे A B C ये लेटर्स डाल दिए। ठीक है, DEFGHI। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो। मतलब जैसे हमारे पास में ये लेटर्स थे ना, तो लेटर्स को अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास में। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक आती है आपके पास में क्या, रोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रोज बोलते हैं। और दूसरी क्या होते हैं आपके पास में, कॉलम्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रोज और कॉलम। अब देखो ये रोज और कॉलम क्या होते हैं आपके पास में, है ना। देखो रोज तो आपको पता ही है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपके पास में, ये इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, क्या होती है हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप लोग क्या नाम देते हो, रोज नाम देते हैं हम लोग। और जो वर्टिकल लाइंस होती है ना आपके पास में, कौन सी लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइंस, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, कॉलम्स नाम देते हैं। ये वाली लाइन इस तरीके से। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास में, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल
लाइन, और ये कौन सी लाइन है आपके पास में, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी ना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम लोग रोज बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पे कॉलम्स नाम देंगे। ठीक है, अब आप बताओ कि इस जो मैट्रिक्स है मेरे पास में, इस मैट्रिक्स में कितनी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और सॉरी कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस और कितनी वर्टिकल्स लाइंस है। देखो, एक आपको सबसे पहले ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना भाई। ठीक है, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है आपके पास में, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है मेरे पास में। तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या नाम दिया भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रोज बोलेंगे, तो इसको बोल दूंगा मैं, ये है मेरे पास में रो नंबर 1, ये पहली रो है मेरे पास में, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो इसको मैंने रो 1 बोल दिया। ऐसी ये क्या बन जाएगी आप लोगों की, दिस इज योर रो नंबर 2। ये कौन सी रो है आप लोगों की, रो नंबर 2। ऐसी ये वाली जो रो है इसको क्या बोलोगे आप लोग, दिस इज योर रो नंबर 3। तो ये रो नंबर 1 थी, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। ऐसे अब इसमें आ जाओ आप लोग, ये वर्टिकल लाइन बनाएंगी ना भाई, ये वाली, ये सारी की सारी क्या बनाएंगी, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को आप लोग क्या बोलोगे, कॉलम। तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या, दिस इज योर कॉलम 1। ये वाला जो होगा ये क्या बन जाएगा आपका, कॉलम 2। और ये वाला जो होगा ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, कॉलम 3। तो इसका मतलब है सर इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं आपके पास में, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास में रोज कितनी आई थी बताओ। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास में 3 रोज थी, और इसमें हमारे पास में कॉलम्स कितने हैं सर, तो इसमें कॉलम्स है हमारे पास में 2। ठीक है, सॉरी कॉलम्स भी 3 हैं। ठीक है, रोज भी हमारे पास में 3 है ना, और कॉलम्स भी कितने हैं हमारे पास में 3 है। और प्रैक्टिस कर लो, जैसे मान लो मैं आपको एक और मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ, और इसमें आप लोग मेरे को बताना कितने रोज और कितने कॉलम्स है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी यहाँ पे, A1 2 B, कुछ भी डाल सकते हो आप मैट्रिक्स के अंदर, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना भाई आपके पास में, तो इसको ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रो 1 बोल दिया। अच्छा, रो को मैं R से लिख लेता हूँ, है ना, रो को मैं किससे लिख लेता हूँ, रो को डिनोट करने के लिए R से लिख लेते हैं, और कॉलम को डिनोट करने के लिए हम लोग C से लिख लेते हैं। अब क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो इसको मैंने रो 1 बोल दिया, ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको मैंने रो 2 बोल दिया। ऐसे देख लो, एक ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन को कॉलम 1 बोल दो, और एक और वर्टिकल लाइन बनेगी तो इसको क्या बोल दिया मैंने, कॉलम 2 बोल दिया। तो इसका मतलब सर इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है आपके पास में, तो इस मैट्रिक्स में रोज 2 हैं, और इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं सर आपके पास में, तो कॉलम्स कितने 3 हैं, नहीं कॉलम भी 2 ही हैं, सॉरी कॉलम भी कितने 2 हैं। अब एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, है ना, जैसे इस मैट्रिक्स में बताना कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे लिख दिया मान लो मैंने A B C D E और F। अब बताओ इस वाले में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो आप बोलोगे यार एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है तो इसको रो 1 बोल दो, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तो इसको रो 2 बोल दो। ठीक है, ये रो 1 ये रो 2। अब इसको बताओ ये कौन सी होगी, तो ये कॉलम 1। ऐसे ये वाला क्या बन जाएगा, वर्टिकल लाइन कॉलम 2, और ये वर्टिकल लाइन क्या बन जाएगी आपकी, कॉलम 3। तो इसका मतलब सर इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं आपके पास में, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं आपके पास में, तो कॉलम्स हमारे पास में 3 है ना, रोज देख लो 2 हैं और कॉलम्स 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी मैट्रिक्स में क्या बता सकते हो सर, रोज और कॉलम्स को बता सकते हो। बहुत ईजी है ना रोज और कॉलम्स को बताना। ठीक है, तो अगर आपको एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स पता चल गए ना, तो आपको क्या पता चल जाता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है आपके पास में। ठीक है, तो देखो एक मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो बहुत इजी होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालोगे आप लोग, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये वाला जो सिंबल है ना इसको बाई पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको मल्टीप्लाई मत पढ़ना कभी भी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना है सर, ऑर्डर निकालना है, तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए आप लोग क्या करो, नंबर ऑफ रोज को लिखो, और नंबर ऑफ रोज को क्या करो, नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ में इस तरीके से इस सिंबल के साथ लगा दोगे, है ना, इसको बाई पढ़ेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा एक मैट्रिक्स का। देखो जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी ना, इस मैट्रिक्स का मान लो मेरे को ऑर्डर निकालना है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको,
ऑर्डर निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो मैं कैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूंगा? तो आप बोलोगे यार इस मैट्रिक्स में देखो रोज़ कितनी थी, रोज़ मेरे पास में 3 थी तो मैंने 3 लिख दिया, और कॉलम्स कितने थे मेरे पास में 3, तो मैंने क्या लिख दिया 3/3 लिख दिया। ठीक है, तो इसके पास में रोज़ कितनी थी 3 थी और कॉलम्स कितने थे 3, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया 3/3 बन गया। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया आपके पास में 3/3 आ गया। जैसे मैंने आपको 2 मैट्रिक्स और बना के दिखाई थी, आप बताओ इस वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या बनेगा बताओ? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, है ना, इस पहली मैट्रिक्स का? तो देखो इसमें रोज़ कितनी है आपके पास में 2, और कॉलम्स भी कितने हैं आपके पास में 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2। इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास में 2/2 हो गया। वैसे आप इस सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना ज़रा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास में? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो कितना हो जाएगा आपके पास में। इसमें रोज़ कितनी है आपके पास में 2, और कॉलम्स कितने हैं आपके पास में यहाँ पे 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आप लोगों का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रोज़ देख लो 2 है ना, और कॉलम्स कितने 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। तो अगर मुझे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो क्या लिखना होता है बेसिकली, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना वो हम लोग लिखते कहाँ पे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं पहले तो यहाँ पे, ठीक है, ABCDEFGHI, ये मान लो मैंने क्या बनाई, एक यहाँ पे इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना दी। अब आप इस मैट्रिक्स का बताओ ऑर्डर क्या होगा सबसे पहले तो इसमें रोज़ कितनी है, देखो यार ये रो नंबर 1 है, ये आपकी रो नंबर 2 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना तो रो नंबर 1, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन तो रो नंबर 2, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो नंबर 3, ऐसी ये वर्टिकल लाइन है तो कॉलम 1, ये वर्टिकल लाइन है तो ये कॉलम 2, ये वर्टिकल लाइन है तो दिस इज़ योर कॉलम 3। तो बताओ इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है आपके पास में? तो सर इसमें रोज़ कितनी है हमारे पास में बताओ? इसमें रोज़ तो 3 है, और इसमें कॉलम्स भी कितने हैं आपके पास में सर? कॉलम्स हमारे पास में 3 है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो ऑर्डर निकालने के लिए आप लोग क्या लिखते हो, सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ रोज को, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास में 3, और फिर लिखो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3, है ना। इसका ऑर्डर कितना आ गया आपके पास में 3/3। अब जो हमेशा एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना वो लिखा कहाँ पे जाता है, देखो जैसे ये मैट्रिक्स है ना, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 आया, तो वो 3/3 आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे लिखना होता है इस तरीके से 3/3, ये कॉर्नर पे मैंने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हो। ठीक है, जैसे ये बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 था, तो आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे लिखना पड़ेगा 3/3। हमेशा याद रखना कि ये जो पहला वाला होता है ना ये हमेशा रो को बताता है, और ये जो दूसरा वाला होता है हमेशा किसको बताता है आप लोगों का, कॉलम को बताता है। ठीक है, देख लो ना, ये पहला वाला रो को बता रहा है, ये कॉलम को, क्योंकि आप ऑर्डर कैसे निकाल रहे हो मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम से ही तो निकाल रहे हो, तो पहला हमेशा रो बताएगा, दूसरा कॉलम बताएगा। ठीक है, जैसे एक बात बताना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया था 2/2, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/2, के इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना आया था 2/3, तो यहाँ पे आप लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लोगे 2/3। तो हमेशा यहाँ पे मैट्रिक्स के कॉर्नर पे लिखा जाता है क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया ना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आ गया ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मैट्रिक्स के अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है ना उसको उसके एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, जितने भी लिखे हुए हैं सब, जी एच आई, ये जो कुछ लिखा हुआ है ना इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग इनको, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कई लोग इनको एंट्रीज भी बोल देते हैं, है ना, तो चलो एंट्रीज भी बोल देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें एंट्रीज बोल लो या एलिमेंट्स बोल लो, एक ही बात है भाई। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है ना वो उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ था ये इसके एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। ऐसे देख लो इस मैट्रिक्स के अंदर A1 2 भी लिखा हुआ है तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, इसमें ABCDF लिखा हुआ तो ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे आप लोग। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज लिखो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो अगर आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी ना, तो इस मैट्रिक्स में रोज कितनी थी, 3, और कॉलम्स कितने थे, 3। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में, भाई एक तरीका तो कि आप गिन लो, एक तरीका क्या है, आप गिन लो, देखो कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो तरीका ये है, या आप रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास में, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास में, 3 है। तो 3 × 3 करोगे तो कितना बन जाएगा, 9। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा। ठीक है, अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 3 × 3 था ना, इसका ऑर्डर कितना था, 3/3। अब मैंने 3/3 को ही मल्टीप्लाई करा दिया तो 9 आ जाएगा ना, तो वो उसके एलिमेंट बताएंगे। जैसे इस मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर कितना आया था, 3/3, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 9 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 आ जाएगा। तो वो 9 क्या बताएंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 9 क्या बताएगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएंगे। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाता है आप लोगों को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे देखो ये वाली मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2/2, तो इस 2/2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। जैसे इस वाली मैट्रिक्स में देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, तो इस 2/3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है, तो एक एलिमेंट्स के आपको कई बातें समझ में आ गई अब, मतलब एक मैट्रिक्स की कई बातें समझ में आ गई कि मैट्रिक्स के रोज क्या होते हैं, मैट्रिक्स की कॉलम्स क्या होती हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, ABCDEF, ये मान लो एक मैट्रिक्स है। अब मेरे को बताओ सबसे पहले इस मैट्रिक्स में ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको क्या बोलोगे भाई आप, रो 1। इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रो 2 बोलेंगे। ऐसे इसको आप लोग क्या नाम दोगे, कॉलम 1, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कॉलम 2, और इसको आप लोग क्या नाम दोगे, कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 1 है ना, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो बताइए जी इसमें रोज़ कितनी हैं जी, तो सर इसमें रोज़ हैं आपके पास में 2, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो इसमें कॉलम्स हैं आपके पास में 3, है ना, रोज़ 2 हैं आपके पास में और कॉलम्स 3 हैं। तो मेरे को बताओ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो रोज़ हैं आपके पास में 2 और कॉलम्स हैं आपके पास में 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 2/3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया आपके पास में, 2/3 आ गई। तो बहुत सिंपल है। अब मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो यार, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो बताओ मेरे को इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 2 × 3 करोगे तो कितना बन जाएगा, 6। आप देख लो इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट होंगे। अच्छा, एक मैट्रिक्स को आप नाम भी दे सकते हो, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से आप नाम दे सकते हो। जैसे मान लो इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया कैपिटल A का, है ना, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया कैपिटल B का, किसी से भी जिस जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मान लो मैंने नाम दे दिया कैपिटल C का, है ना। तो आप एक मैट्रिक्स को नाम दे सकते हो भाई, नामकरण करना जरूरी है। इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे दिया कैपिटल D का, है ना, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया कैपिटल E का। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमें बात में समझ आ गई। अब देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने ये समझाया आपको कि मैट्रिक्स होती क्या है और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है भाई, ये क्या आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। तो कुछ नहीं करना होता, जो भी आपके पास में नंबर्स होंगे या लेटर्स होंगे या कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर्स थे,
यहाँ पे लेटर्स थे, तो नंबर लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या इन वाले ब्रैकेट के अंदर, मैं तो ये वाले ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, है ना। आप कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप क्या करोगे, नंबर्स और लेटर्स को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दोगे तो वो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर हमने ये समझ लिया मैट्रिक्स का ऑर्डर और उसमें एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता रहा हूँ जो आता है आप लोगों का, है ना, वो आता है आपका पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो अब आप लोग, ठीक है। पोजीशन पोजीशन ऑफ एन पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट की पोजीशन होती क्या है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, ये हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या ले ली मैंने यहाँ पे, 2 4 3 7 8, है ना, 1 2 4 3 2 1 0। मान लो ये मैंने एक क्या करा, मैट्रिक्स ले ली थी और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए का। अब देखो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है सर। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको रो 1 बोल देते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको रो 2 बोल देते हैं। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको रो 3 बोल देते हैं। अब बताओ कॉलम कितने हैं इसके पास में, तो ये कॉलम 1 हो जाएगा, वर्टिकल लाइन है नहीं है। ये आपके कॉलम 2 हो जाएगा, ये हमारे पास में कॉलम 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉलम 4 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले मेरे को ऑर्डर बता दो, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपके पास में, तो वो तो बहुत सिंपल है यार। इसमें रोज़ कितनी है आप बताओ मेरे को जरा, भाई ऑर्डर कैसे निकालते हो आप लोग। ऑर्डर के लिए तो नंबर ऑफ रोज़ बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ रोज़ बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसी तो आप लोग ऑर्डर निकालते हो। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है सर इसके पास में, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं सर इसके पास में, 4 है। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा आप लोगों का, ऑर्डर आ जाएगा सर इसका 3 इंटू 4 करने पे कितना आ जाएगा, सॉरी ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना। ऑर्डर तो कितना हो गया, 3/4। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके पास में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भाई, इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास में, 12 है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जो ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है ना, इस मैट्रिक्स में ये सारे तो एलिमेंट ही हैं यार, चाहे आप इसको उठा लो, 2 को, 4 को, 3 को, 7 को, आप किसी को भी उठा लो, सारे के सारे एलिमेंट ही तो हैं। ये जितने भी लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर योर एलिमेंट्स, ये सारे के सारे के हैं आप लोगों के एलिमेंट्स हैं। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये सब के हैं आप लोगों के एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स की कुछ पोजीशन होगी ना यार, जैसे ये एलिमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, या ये एलिमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये एलिमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इस एलिमेंट की पोजीशन बताता हूँ। भाई जितने भी एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट को पहले मैं ए मान लेता हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो होगा नहीं यहाँ पे हमेशा 2 ही हो। भाई ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना यहाँ पे हमेशा 2 ही हो, पहली पोजीशन पे भी ए भी आ सकता है, फिर ए भी आ सकता है, या ज़रूरी नहीं है कुछ और भी आ सकता है। मान लो आपने एक मैट्रिक्स बनाई, इस मैट्रिक्स में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 0 4 2 7 लिख दिया, मतलब पहली पोजीशन पे 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट आ सकता है ना। ऐसी दूसरी पोजीशन पे भी कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको मैंने ए मान लिया, ठीक है, कि यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट आ सकता है, उसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब आप ये बताओ कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट किस रो में है आप लोगों का, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट रो में है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब इस 1 का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट है, भाई ए मतलब क्या है, ए तो मैंने इसलिए लिखा ना कि वो किसी एलिमेंट को बताएगा, ए मतलब कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे इस केस में वो एलिमेंट 2 है, तो ए एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है। पहला वाला क्या बता रहा है कि वो फर्स्ट रो में है। अच्छा ये कौन से कॉलम में है आप लोगों का, तो सर ये फर्स्ट कॉलम में, तो फिर यहाँ पे लिख दो 1। तो अब इस A11 का मतलब क्या हो गया, इसको समझो आप लोग ध्यान ध्यान से, है ना। जैसे ये A11 लिख दिया मैंने, भाई इस ए का मतलब है कि कोई एलिमेंट होगा। अब वो एलिमेंट कहाँ पे होगा, वो सबसे पहले तो पहला वाला क्या बताएगा, रो को, मतलब वो सर फर्स्ट रो में होगा, और दूसरा वाला क्या बताएगा आपको, कॉलम में, यानी कि एक एलिमेंट होगा जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा, ठीक है। ऐसी इस एलिमेंट को भी मैंने क्या नाम दे दिया भाई, इसको मैंने ए नाम दे दिया। अब बताओ ये कौन सी रो में है आप लोगों का,
फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में है आप लोगों का, सेकंड कॉलम में, तो इसको मैंने A12 बोल दिया। ऐसे इस वाले एलिमेंट को बताओ आप लोग, ये कौन सी रो में है आप लोग, पहले इसको A नाम दे देते हैं। कौन सी रो में है ये, फर्स्ट रो में, भाई फर्स्ट रो में तो भाई है। और कौन से कॉलम में आप लोगों का, थर्ड कॉलम में, तो इसको मैंने A13 बोल दिया। ऐसे आप इस एलिमेंट को देखो, ये एलिमेंट को मैंने A नाम दिया, सबको मैं A ही बोल रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना यार, तो इसको मैंने A नाम दिया। और देखो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, आपका फोर्थ कॉलम में, तो A14 बोल दो। ऐसे इस एलिमेंट का नाम बताना जरा, तो इसको मैंने A नाम दिया। कौन सी रो में, अब बताओ, ये सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में है ये, फर्स्ट कॉलम में, तो A21 बोल दो। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो इसको मैंने A बोला। कौन सी रो में है ये, 2 में, और कौन से कॉलम में, 2 में। सबसे पहले हमेशा रो देखो फिर कॉलम देखो। जैसे इस एलिमेंट को A बोला, ये कौन सी रो में है आप लोगों का, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में, आपका थर्ड कॉलम में। ऐसे इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो भाई इसको A बोला, कौन से रो में, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में आप लोगों का, फोर्थ कॉलम में, तो A24 बोल दिया। ऐसे इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो इसको A बोल देते हैं, सबको A ही बोलना है ना हमने, तो इसको भी A, इसको भी A, इसको भी A बोल देते हैं। अब बताओ ये कौन सी रो में, थर्ड रो में, तो सारे ही थर्ड रो में, ये भी थर्ड रो में है ना, ये भी थर्ड रो में, ये भी थर्ड रो में। ये कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। ये कौन से कॉलम में सर, सेकंड कॉलम में। ये कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, और ये कौन से कॉलम में, फोर्थ कॉलम में। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन बता सकते हो। बहुत सिंपल है ना ये बताना, भाई ये देख लो कि वो कौन सी रो में है और वो कौन से कॉलम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की एक मैट्रिक्स के अंदर क्या बता सकते हो, आप लोग पोजीशन बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, दैट इज योर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। भाई एक बात बताओ, इक्वालिटी तो आप दो लोगों में ही चेक करोगे ना यार, कि ये मेरे बराबर है कि नहीं है, तो वो दो लोगों में तो चेक होता है। अब जैसे आप बोलोगे, मान लो कि टू क्या 3 के बराबर होता है या नहीं होता है, तो इक्वालिटी तो दो लोगों में ही चेक होगी ना, तो इसलिए मैं मैट्राइसेस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, और वो कब इक्वल होती हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है ना, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। आपकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इन दो बातों का मतलब क्या है, ये मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है, मतलब ध्यान से सीखना। देखो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं इसकी बातें करते हैं, ठीक है। एक तो उनका सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए सर, और दूसरा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब इनका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने ABCD, इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इन मैट्रिक्स को क्या मैं इक्वल कह सकता हूँ, तो कब आप इक्वल कहोगे, देखो सबसे पहले एक बार बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो सर इसमें रोज कितनी है, रो नंबर 1, और ये क्या आप लोगों की रो नंबर 2, ये आपके पास में कॉलम नंबर 1, और ये आपका कॉलम नंबर 2, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा सर, 2/2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें रोज 2 है और कॉलम्स भी 2 है ना। इसमें रोज कितनी है आपके पास में, 2, और कॉलम्स भी कितने हैं सर आपके पास में, 2 ही तो है। तो इसमें रोज 2 थी, कॉलम्स 2 थी, तो मैंने इसका ऑर्डर कितना लिख दिया, 2/2। ऐसे ही बताओ इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है आपके पास में, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, तो इसमें रोज कितनी है सर आपके पास में, 2, और इसमें कॉलम्स देख लो, ये कॉलम 1 है और ये क्या आप लोगों का कॉलम 2 है, तो इसमें कॉलम्स कितने हैं सर आपके पास में, तो इसमें कॉलम्स मेरे पास में 2 हैं, ठीक है। तो अब आप एक बार बताओ कि इसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 2/2, क्योंकि इसमें रो भी 2 है, कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका मतलब सर ऑर्डर तो सेम है। पहली कंडीशन तो हो गई कि इसके ऑर्डर सेम है, भाई इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2/2 है। मान लो इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया A, और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया क्या, B बोल दिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स को A बोल दिया, इस मैट्रिक्स को B बोल दिया, सर ऑर्डर तो सेम है। अब ऑर्डर सेम होने के बाद इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, जैसे आप बताओ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, A। अब अगर मैं इस एलिमेंट की पोजीशन को बताऊं, तो भाई जैसे इस एलिमेंट का नाम A है ना, इस एलिमेंट का नाम A है, ये कौन सी रो में है, तो फर्स्ट रो में है सर।
कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो ये A11 पोजीशन ही तो है भैया। आप पहले रो बताओगे फिर कॉलम। जैसे ये बताओ इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A, इसको मैंने नाम दे दिया A, हर किसी को A नाम दे रहा तो इसको भी A नाम दे दिया, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी रो में है आप लोगों का, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में आपका, सेकंड कॉलम में। जैसे इसको बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी, तो सर इसको A नाम दे देते हैं पहले। तो कौन सी रो में ये, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में ये, फर्स्ट कॉलम में। ऐसे ही बताओ इसका नाम क्या होगा भाई, ये A बोल दिया इसको, कौन सी रो में, सेकंड रो में, फिर कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, A22। अब ये वाला एलिमेंट बताओ इसकी पोजीशन बताना, तो इसको A नाम दिया, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में ही है भाई, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में ही तो है। इस वाले एलिमेंट को बताना जरा, तो ये फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में है ना। ऐसे इस वाले को बताना जरा, तो सर इसको A नाम दिया, कौन सी रो में, ये सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम में। ऐसे इसको बताना जरा, तो इसको A नाम दे दिया, कौन सी रो में है ये, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे ये कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब A11 ना A11 के बराबर ही होना चाहिए। A11 मतलब ये A किसके बराबर होना चाहिए सर, 1 के बराबर। A11 के बराबर ही तो होगा, यही मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे A12 है ना, तो A12 के बराबर ही होना चाहिए, मतलब B किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर, है ना। A किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। जैसे ये B किसके बराबर होना चाहिए आपका, 2 के बराबर। जैसे ये A21 है ना, तो A21 3 के बराबर होना चाहिए आपका, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, क्योंकि ये A21 है, ये भी A21 है। ऐसे ये A22 है, ये भी A22 है। तो C किसके बराबर है, 3 के बराबर, और D किसके बराबर होना चाहिए आपका, 4 के बराबर। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए, तो आप क्या बोलोगे, ये मैट्रिक्स भी आपस में कैसी हैं, इक्वल है। मतलब A मैट्रिक्स जो है वो B मैट्रिक्स के क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। बहुत सिंपल है यार, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी या पहली कंडीशन क्या है, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो मैट्रिक्स का बेसिक ख़त्म कर दिया। अब इसके आगे की जो बात है ना, वो हम इसकी एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे, ठीक है।